इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। बीपी मेनन हरि सिंह से भारत से कश्मीर को जोड़ने का अप्रूवल ले आए थे। 26 अक्टूबर को हरि सिंह का दरबार भी श्रीनगर से जम्मू आ गया था ताकि अटैकर्स से सुरक्षित रह सकें। मेनन के कश्मीर पहुंचने के बाद हरि सिंह से कश्मीर भारत का हिस्सा होने की बात सही साबित हो गई थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर हरि सिंह ने साइन कर दिया था। इस तरह से जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा बना था। अ मिशन इन कश्मीर के राइटर एंड्रू व्हाइट हेड ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि दुनिया के सबसे ज्यादा उलझे हुए विवादों में जो मर्जर ट्रीटी है, ऐतिहासिक दृष्टि में भी काफी इंपॉर्टेंस रखती है। साल 1947 में इस मर्जर ट्रीटी के बेस पर जम्मू कश्मीर की प्रिंसली स्टेट भारत का हिस्सा बन गई थी। उसमें सिर्फ 2 बेस थे और इसे खास तौर पर तैयार भी नहीं किया गया था। दिल्ली की होम मिनिस्ट्री ने एक फॉर्म बनाया था, इसमें खाली जगह छोड़ी गई थी जिसमें रियासतों के नाम, उनके शासकों के नाम और तारीख भरी जाती थी। कई बार यह भी कहा जाता है कि कश्मीर के महाराजा ने कोई भी साइन नहीं किया था, लेकिन यह सच नहीं है। राइटर एंड्रू व्हाइट हेड ने अपने एक आर्टिकल में इस बात का भी जिक्र किया है कि महाराजा का भारत में शामिल होना एक्सेप्ट करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बात पर जोर दिया था कि कश्मीर में जैसे ही कानून और व्यवस्था ठीक हो जाएगी और वहां से अटैकर्स को हटा दिया जाएगा, तो इसके बाद कश्मीर का भारत में शामिल होने के लिए वहां की जनता की सहमति ली जाएगी। इसके कुछ दिनों के बाद ही आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आगे चले गए। उन्होंने कश्मीर पर यूएनए में जनमत संग्रह कराने की बात कही। इन सभी समस्याओं के बाद भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को श्रीनगर में पैर भी नहीं रखने दिए। आर्मी ने कवालियों को कश्मीर घाटी से बाहर भी धकेल दिया था, पर वे उन्हें पूरी तरह से रियासत से बाहर नहीं निकाल पाए थे। साल 1948 में एक बार फिर जंग छिड़ गई और पाकिस्तान ने खुले में अपने सैनिक वहां तैनात कर दिए। भारत पाकिस्तान आजाद होने के कुछ महीने के अंदर ही हम कश्मीर के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। सीज फायर ने कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। जिस जनमत संग्रह का भरोसा दिया गया था वो कभी भी नहीं हुआ। दरअसल ये कश्मीर की परेशानियों की शुरुआत बढ़ थी, क्योंकि भारत का हिस्सा होने के बाद भी कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला। 26 अक्टूबर 1947 का दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए बहुत जरूरी है और इसकी वजह भी हम अब तक जान चुके हैं। इसी दिन महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में शामिल करने के पेपर्स पर साइन कर दिया था। इसी दिन कश्मीर भारत का हो गया था। गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को इसके लिए परमिशन दे दी थी। उस समय इसमें ना तो जम्मू कश्मीर राज्य के लिए कोई स्पेशल राइट्स की डिमांड थी और न ही इसमें कोई शर्त रखी गई थी। सभी प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ करने के साथ ही भारत का संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया गया था। सबसे पहले प्रांत, केंद्र और उसके बाद इन रियासतों पर कानून बनाना शुरू किया गया था। उस समय इन रियासतों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ये कहा था कि आप अपने एरिया में फिलहाल अपने कानून बना लीजिए, क्योंकि केंद्र में अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम चल रहा है। ऐसे में हम इसे बाद में जोड़ लेंगे। सभी प्रिंसली स्टेट्स ने अपने बेनिफिट्स को देखते हुए संविधान बनाना शुरू कर दिया और यहीं से परेशानियों की शुरुआत हुई थी। इसके बाद सरदार पटेल ने कहा कि हम प्रिंसली स्टेट्स प्रोविंस कोई अलग नहीं है और इसीलिए हम इसमें कोई भी फर्क नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि दोनों के कानून एक से हों। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ने रियासतों और राज्यों दोनों के ही कानून मिलाकर एक ही कर दिए और इन्हें सभी प्रिंसली स्टेट्स को भेज दिया गया। सभी प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं ने इस पर विचार किया और इसके लिए परमिशन दे दी। इन रियासतों के कॉन्स्टिट्यूशन में सभी राजाओं ने लिखा कि मैं, मेरे वंश और मेरे बाद जो उत्तराधिकारी राज्य में आने वाला शासन करने वाला कोई भी व्यक्ति, यहाँ की जनता सभी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। यहाँ भारत का संविधान लागू होता है। इसका मतलब ये था कि अगर इन राज्यों में राजा है तो वो संविधान के द्वारा ही है। अगर संविधान उसे राजा नहीं मानता तो वो राजा नहीं है। यानी देश में डेमोक्रेसी की शुरुआत होने के बाद राजा और प्रजा जैसा कुछ भी नहीं बचा था। इसके बाद आम जनता ही असली राजा थी। लेकिन 25 नवंबर 1949 को एक ऐसी घटना घटी जिसने कश्मीर के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दरअसल उस दिन पार्लियामेंट में गोपाल स्वामी अयंगार ने कहा कि हम कश्मीर को नया आर्टिकल देना चाहते हैं। गोपाल स्वामी अयंगार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फाउंडेशन कमेटी के मेंबर, राज्यसभा के नेता और भारत की पहली काउंसिल में मेंबर थे। वे 1937 से 1943 तक जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। जब उनसे कश्मीर को नया आर्टिकल देने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आधे कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है और इस राज्य से कई परेशानियां जुड़ी हुई हैं। आधे लोग यहाँ फंसे हुए हैं और आधे लोग पाकिस्तान के कब्जे में हैं। इस राज्य की परिस्थिति दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत अलग है। ऐसे में यहाँ एक नया आर्टिकल की जरूरत होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पूरा संविधान लागू नहीं किया जा सकता। इसके लिए टेम्परेरी तौर पर आर्टिकल 370 लागू करना होगा। जब वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इसे हटा देंगे। सबसे कम समय में बहस के बाद यह आर्टिकल पार्लियामेंट में पास हो गया।
इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे लास्ट में ऐड किया गया था। इसके फेस पर ही लिखा है टेम्परेरी प्रोविजन फॉर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 21वें पार्ट का 370वां आर्टिकल है। 21वें भाग को बनाया ही टेम्परेरी प्रोविजंस के लिए गया था ताकि इसे बाद में हटाया जा सके। इस आर्टिकल के 3 सेक्शंस हैं कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी की सलाह से आर्टिकल 370 हटा सकते थे। हालांकि अब संविधान सभा नहीं रही तो ऐसे में राष्ट्रपति की परमिशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं थी। जब कोई आर्टिकल या सेक्शन को टेम्परेरी टाइम के लिए बनाया जाता है तो उसे खत्म करने के प्रोसेस भी उसमें लिखे जाते हैं। उसमें लिखा गया है कि जब जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी तो इसे हटा दिया जाएगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसे पार्लियामेंट लेके आई थी और वही इसे हटा सकती थी। इसे जम्मू कश्मीर की विधानसभा या राजा लेके नहीं आया था और इसीलिए वो इसे हटा भी नहीं सकते थे। ये सेक्शन इसलिए भी लाया गया था क्योंकि उस समय पाकिस्तान की जनता इलीगली हमारे एरिया में आ रही थी। जब इस आर्टिकल के बारे में बात होती है तो दिल्ली एग्रीमेंट के बारे में भी बात करना जरूरी हो जाता है। दिल्ली एग्रीमेंट 1952 में शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच हुआ था। शेख अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के प्रिंसली स्टेट के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। इस एग्रीमेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इंडियन सिटीजनशिप ऑफर की गई थी, यानी वे भी भारतीय मान लिए गए थे। 1952 के दिल्ली एग्रीमेंट के बाद ही 1954 का डिस्प्यूटेड लॉ सेक्शन 35A जोड़ा गया। इसके बाद ही जम्मू कश्मीर का संविधान 1956 में बना। 1954 में राष्ट्रपति और भारत की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया था जिसमें जम्मू कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे प्रोविंस लागू किए जाने थे, लेकिन उन्होंने राज्य को एक अलग सा कानून बनाकर दे दिया। ऐसा आदेश जो भारत के संविधान के खिलाफ था। दरअसल किसी भी राष्ट्रपति को भारत के संविधान में कोई सेक्शन जोड़ने या नया कानून बनाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य को स्पेशल राइट्स देने के लिए एक ऑर्डर पास किया था। ये ऑर्डर ही आर्टिकल 35A था। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसे बनाने के राइट्स हमारे पूर्व प्रेसिडेंट के पास नहीं थे, बल्कि उनके पास ये राइट था कि जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के बाद प्रोविजंस को लागू करवाएं। 14 मई 1954 को उस समय प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऑर्डर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35A जोड़ा गया। ये आर्टिकल कश्मीर को राज्य के रूप में स्पेशल राइट्स देता था। इनके तहत दिए गए राइट्स लोकल रेसिडेंस से जुड़े हुए थे। इसका मतलब ये था कि राज्य को ये अधिकार है कि वे आज़ादी के वक्त दूसरी जगह से आए रेफ्यूजीज और दूसरे भारतीयों को जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह की सहूलियत दें या ना दें। माना जाता है प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने ना ये आर्टिकल कैबिनेट में पास कराया था और ना ही इसका संविधान में जिक्र है, लेकिन फिर भी ये बाद में संविधान में जोड़ा गया। लेकिन इन दोनों ही आर्टिकल्स के जरिए इस राज्य को क्या राइट्स दिए गए थे? मार्च 1948 की बात है। उस समय महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला के साथ प्राइम मिनिस्टर के रूप में राज्य में एक अंतरिम सरकार बनाई थी। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला और उनके 3 दूसरे सहयोगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी में शामिल हुए थे और जब जम्मू कश्मीर की स्पेशल कंडीशन पर बहुत लंबी बहस की थी। इसके बाद आर्टिकल 370 को स्वीकार किया गया। ये चर्चाजनक कानून अब्दुल्ला ने नहीं तैयार किया था। पूरे देश में भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, लेकिन उस वक्त कश्मीर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी, इसलिए वहाँ कई तरीके के बदलाव किए गए थे। नवंबर 1949 में संविधान को लेकर काम पूरा हो गया था। इसके बाद अगले साल 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू किया गया। आर्टिकल 370 के प्रोविजंस के अनुसार पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के बारे में डिफेंस, विदेश मामले और कम्युनिकेशन के विषय में कानून बनाने के अधिकार थे, लेकिन किसी भी दूसरे विषय में जुड़े कानून पारित करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। इसी स्पेशल स्टेटस की वजह से जम्मू कश्मीर पर आर्टिकल 356 मान्य नहीं था। 1976 का अर्बन लैंड लॉ राज्य पर मान्य नहीं था, यानी भारत के दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जगह नहीं खरीद सकते थे। आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का प्रोविजन है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर के लोग दोहरी नागरिकता यानी भारत और पाकिस्तान दोनों की ही रखते थे। जम्मू कश्मीर का झंडा भी अलग था। जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर 6 साल का होता था, जबकि भारत के दूसरे राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर 5 साल का होता है। सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर में RBI और RTE लागू नहीं होता था। कश्मीर में हिंदू सिख माइनॉरिटीज को 16% रिजर्वेशन ही मिलता था। कश्मीर में पंचायत के पास किसी भी तरह के अधिकार नहीं थे। जम्मू कश्मीर की कोई भी महिला अगर भारत के किसी दूसरे राज्य के आदमी से शादी कर ले तो उस महिला की नागरिकता भी खत्म हो जाती थी। इसके ठीक अपोजिट अगर पाकिस्तान के किसी आदमी से शादी कर ले तो उसे उस आदमी को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। जम्मू कश्मीर के नागरिकों का भारत के झंडे की इज्जत करना कंपलसरी नहीं था। वहीं आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर के जरिए परमानेंट नागरिकता के कानून और अधिकार चुने जाते थे। जैसे इस प्रोविजन के अनुसार 14 मई 1954 से पहले के 10 सालों से कश्मीर में रहने वालों और वहां प्रॉपर्टी हासिल करने वालों को ही जम्मू कश्मीर का नागरिक माना जाता था और सिर्फ इन्हीं नागरिक को ही स्पेशल अधिकार दिए गए थे, जैसे वहां जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने, सरकारी स्कीम का लाभ उठाने को मिलता था।
बाहरी लोगों को वहाँ जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने या फिर कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ लेने का हक नहीं था। अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी दूसरे राज्य के आदमी से शादी कर ले तो उसका अपनी संपत्ति पर अधिकार भी खत्म हो जाता था। लेकिन कश्मीर के पुरुषों के मामले में ये ठीक इसका उल्टा था। वैसे आर्टिकल 370 में समय के साथ कई बदलाव भी हुए थे। 1965 तक वहाँ राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर नहीं होते थे, जिनकी जगह सदर एरिया में रियासत और प्राइम मिनिस्टर होते थे। इसे बाद में बदल दिया गया और ऐसे माना जाता है कि आर्टिकल 370 की आड़ में देश के विभाजन के समय बड़ी संख्या में पाकिस्तान से आए रेफ्यूजीज को तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे दी जाती थी, लेकिन हिंदू और सिखों को नागरिकता नहीं दी गई। ऐसा भी माना जाता है कि आर्टिकल 35A की वजह से वहाँ हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच मनमुटाव देखा गया था। 1989 तक जम्मू कश्मीर में परिस्थिति थोड़ी ठीक थी, लेकिन जब राज्य तेजी से डेवलप होने लगा और राज्य में टूरिस्ट बढ़ने लगे, तब 1990 में कश्मीर की शांति खत्म होने लगी। दिलों को सुकून देने वाली वादियों से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आने लगी। ऐसे माना जाता है कि वहाँ कट्टरपंथियों ने डर का माहौल बना रखा था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि आर्टिकल 370 और 35A हटा दिया जाए, लेकिन उनका ये सपना ही रह गया। 5 अगस्त 2019 का दिन जम्मू कश्मीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था, जब देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट से जम्मू कश्मीर पर से आर्टिकल 370 और 35A हटाने की अनाउंसमेंट की थी। तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। इस आर्टिकल के हटने के बाद 1950 में जम्मू कश्मीर को दिए गए स्पेशल राइट्स उसे ले लिए गए थे। इसके बाद से ही जम्मू कश्मीर एक देश, एक विधान और एक संविधान के दायरे में आ गया है। ऐसे माना जाता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत और कश्मीर न्यू एरा में कदम रखा था। इस फैसले ने न सिर्फ अपोजिशन पार्टी बल्कि पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया था। उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे इमरान खान के लिए भी मोदी सरकार के इस फैसले पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। इमरान खान तो इसको लेकर यूएनए तक पहुंच गए थे और एक लंबा चौड़ा भाषण भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार का ये फैसला कश्मीर की जनता के हित के लिए ठीक नहीं है और इसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंक और बढ़ जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए पूरी दुनिया से मदद भी मांगी थी। उन्होंने मोदी सरकार पर कश्मीर के 80 लाख लोगों को कर्फ्यू की परिस्थिति में रखने का इल्जाम भी लगाया था। वहीं मोदी सरकार का कहना था कि आर्टिकल 370 की आड़ में कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए यह फैसला लेना जरूरी था। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू एंड कश्मीर फ्री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का आर्टिकल 370 हटाने और राज्य का बंटवारा जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी में करने का प्रपोजल दिया गया था। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने राज्यसभा में 4 संकल्प प्रेजेंट करते हुए आर्टिकल 370 को खत्म करने का प्रपोजल भी दिया था। 6 अगस्त को इसी प्रपोजल को लोकसभा में रखा गया, जो दोनों सदनों से बातचीत के बाद पास हो गया था। इसके बाद ही जम्मू कश्मीर का विभाजन कर जम्मू कश्मीर व लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी में अपनी लेजिस्लेचर है, जबकि लद्दाख बिना लेजिस्लेचर का यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इस फैसले पर जहां पूरे देश की जनता से सपोर्ट मिल रहा था, वहीं अपोजिशन पार्टीज इसे लेकर खुश नहीं थी। पीडीपी प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 पर किए गए फैसले को गलत बताया था। साथ ही इसे हटाए जाने पर इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशन कहा था। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि आज का दिन इंडियन डेमोक्रेसी का एक ब्लैक डे है। 1947 में 2 देशों के नियम को रिजेक्ट करने का फैसला और भारत में जोड़ने का फैसला जम्मू कश्मीर पर भारी पड़ा। ये फैसला कश्मीर को चलाने के अधिकार पूरा भारत को दे देगा। भारत सरकार की नीयत एकदम साफ है, वे जम्मू कश्मीर के लोगों को डराकर इस पर अपना अधिकार चाहते हैं। भारत कश्मीर के साथ किए गए वादों को निभाने में असफल रहा। भारत सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले से हमारे पड़ोसी देशों के साथ ही बाकी देशों को चौंका दिया था। इस पर बहुत से देशों ने भी अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए। आर्टिकल 370 के हटाए जाने पर यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ी है, उसे कम करने के लिए दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए। इसी के जरिए ही शांति बनी रह सकती है। उस समय चीन ने भी पाकिस्तान और भारत को लेकर चिंता जाहिर की थी, पर इस पर भारत ने चीन को क्लियरली कहा था कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें टांग ना अड़ाए। पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई ने भी पाकिस्तान को इस मामले में शीशा दिखाते हुए कहा था कि इससे कश्मीर में शांति कायम होगी और पाकिस्तान को फालतू के कदम उठाने से बचना चाहिए। असल में 70 सालों से आर्टिकल 370 को हटाने की कोशिश की जा रही थी और जब आखिरकार 70 साल बाद ये हटा तो पूरे देश में कश्मीर की आजादी का जश्न मनाया गया। पर इस फैसले को लेने से पहले सरकार ने अपने हिसाब से काफी समय पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। 3 अगस्त 2019 को राज्य सरकार ने अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया था और सभी यात्रियों को जम्मू कश्मीर छोड़ने के लिए कहा था। इसके पीछे इसी को हटाने की प्लानिंग थी। घाटी की परिस्थिति कंट्रोल में करने के लिए आर्मी भी बढ़ा दी थी। जिस समय केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया तब जम्मू कश्मीर में कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। वहां मोबाइल फोन, इंटरनेट और टीवी बंद थी। कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई थी। हालांकि कुछ महीनों के बाद ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी।
इतना ही नहीं, इस फैसले को लागू करने के लिए कोई भी परेशानी ना हो, कोई राजनीतिक ड्रामा या प्रोटेस्ट ना हो सके। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जम्मू कश्मीर में बहुत सारे राजनेताओं को हिरासत में ले लिया गया था और फिर उन्हें नजरबंद कर दिया गया था, जिसमें फॉर्मल चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और ऐसे राजनेताओं को नजरबंद किया गया था। आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा की देखरेख के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को श्रीनगर भेजा गया। अजीत डोभाल और राजीव गौबा सारी रिपोर्ट्स केंद्र सरकार को दे रहे थे। उस समय घाटी के ज्यादातर शहरों में सड़कों पर सन्नाटा और बाजार बंद थे। घाटी के सेंसिटिव एरिया में बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई थी। और अंत में भारत के प्राइम मिनिस्टर ने जब पहली बार देश को एड्रेस किया तो उन्होंने नए कश्मीर की लकीर खींची और इस फैसले को शांति और डेवलपमेंट के लिए जरूरी बताया। साथ ही उन्होंने देश भर से कश्मीर का साथ देने और निवेश करने की अपील भी की थी और घाटी में नए उगते सूरज का वादा किया था। पर कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना वैसे तो इंटरनल मैटर था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर खूब चर्चा की गई थी। जब आर्टिकल 370 हटाया गया तब सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस फैसले पर थी। भारत सरकार के इस फैसले को जहां कुछ देशों ने सपोर्ट किया तो वहीं पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ मुस्लिम देश खड़े रहे थे। इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर में अमन और शांति बनाए रखने को लेकर बात की जा रही थी। इस फैसले के बाद पूरी दुनिया के अलग अलग रिव्यूज सामने आ रहे थे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे सुपर पावर्स ने भी आर्टिकल 370 के हटने पर रिएक्ट किया था। आर्टिकल 370 हटने पर रूस भारत के साथ था। रूस ने कहा था कि आर्टिकल 370 पर भारत का फैसला उनका इंटरनल मैटर है। कश्मीर मैटर को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला और लाहौर एग्रीमेंट के जरिए हल किया जा सकता है। इस विषय पर हमारी सोच भी भारत की ही तरह है और भारत पाकिस्तान डिस्प्यूट में उनका कोई रोल नहीं बनता जब तक कि दोनों देश उन्हें बिचौलिया न बना ले। वहीं बांग्लादेश ने भी यही कहा था कि हमने हमेशा शांति और अमन की ही बात कही है और अपनाई भी है। असल में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को उम्मीद थी कि श्रीलंका उसे सपोर्ट करेगा, लेकिन श्रीलंका ने भी इसे भारत का इंटरनल मैटर कहा था और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने पर खुशी जाहिर की थी। पाकिस्तान को अगला झटका तालिबान से मिला। पाकिस्तान के साथ अक्सर खड़े रहने वाले तालिबान ने इस्लामाबाद की ओर से अफगानिस्तान और कश्मीर मुद्दे को जोड़ने पर प्रोटेस्ट किया था। तालिबान के स्पोक पर्सन जमीउल्लाह मुजाहिदीन ने कहा था कि कश्मीर के मुद्दे को कुछ पार्टीज की ओर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान का इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। फ्रांस ने भी इस फैसले का समर्थन किया था। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि कश्मीर इशू पर किसी भी तीसरे देश की जरूरत नहीं है और ये भारत और पाकिस्तान का अपना इशू है। ये जरूरी है कि कश्मीर में शांति बनी रहे और मैं इमरान खान से बात करके उन्हें समझाऊंगा। पाकिस्तान का सपोर्ट मलेशिया और टर्की को छोड़कर दूसरे मुस्लिम देश ने नहीं किया था। साथ ही भारत के इस फैसले पर अमेरिका ने भी उसका साथ दिया था। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत हुई। अब सभी के लिए एक समान कानून है और सभी के लिए आगे बढ़ने के लिए समान अधिकार है। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वहाँ इन्वेस्टमेंट के 456 MOU साइन किए गए हैं। इन 3 सालों में यहाँ करीब 2 एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस, 5 नए नर्सिंग कॉलेजेस, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, जम्मू और श्रीनगर मेट्रो और IT पार्क सहित 7,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। इन इंस्टीट्यूट के खुलने के बाद कश्मीर में आने वाले समय में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।